आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी गद्य, जिसका उद्भव और विकास हमें पढ़ना है। ये उद्भव और विकास का मतलब क्या? उद्भव अर्थात कब शुरू हुआ, और विकास अर्थात उसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ, कैसे वो बढ़ते बढ़ते अब तक अस्तित्व में है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। हिंदी गद्य होता क्या है? गद्य बेसिकली सब हमारे काव्य का दो रूप होता है, गद्य और पद्य। गद्य और पद्य दोनों में डिफरेंस है। सबसे पहले आपको डिफरेंस जानने की जरूरत है। डिफरेंस क्या होता है? अगर हम गद्य को देखें तो गद्य अर्थात कहने का तरीका, अपने भाव मनोभाव को सरल सहज रूप से व्यक्त करना ही गद्य कहलाता है, जहाँ पे ना तो रस की जरूरत होती है, ना ही तुक की जरूरत होती है, ना ही लय की जरूरत होती है, ना ही छंदों की जरूरत होती है। वहीं पद्य में अपने मनोभावों को कलात्मक रूप से स्पष्ट करना, समझाना, लिखना पद्य कहलाता है। और पद्य में किसकी जरूरत होती है? पद्य में हमेशा तुक के, लय की, अलंकारों की, छंदों की, इन सारी चीजों की जरूरत होती है। तो ये हुआ गद्य और पद्य। अब हमें जानना है कि ये जो गद्य है, गद्य का रूप कौन कौन सा होता है। जैसे कि कहानियां आपने देखी होंगी, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें गद्य के रूप हैं। इनका विकास, इनके उद्भव और विकास के बारे में हमें पढ़ना है कि इनकी शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहला जो आपको आज मैं पढ़ाऊंगी, हिंदी जो हिंदी भाषा है उसमें गद्य का विकास, शुरुआत कैसे हुई और कहाँ तक बनी हुई। तो जब हम देखते हैं विकास की, जब हम बात करें तो हमारे सामने दो मान्यताएं हैं। हम जानते हैं कि हिंदी गद्य ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें सहजता और सरलता से हम अपनी भावनाओं को स्पष्ट कर सकते हैं। जो हम बोलते हैं वो गद्य में ही बोलते हैं, ठीक है। तो आरंभ में हमारे बोलचाल की भाषा क्या थी? बोलचाल किस रूप में थी? गद्य रूप में थी। यानी जब हम बोलते थे, जो व्यवहार में लाते थे भाषा, उसको हम गद्य रूप में लाते थे, लेकिन लिखित रूप में हम क्या करते थे? पद्य का प्रयोग करते थे। पद्य अर्थात कविता, ठीक है। और संस्कृत साहित्य से, जब हमारा संस्कृत वाङ्मय को देखें या उस समय के अपने प्राचीन परंपरा को देखें तो हम देखते हैं कि वहां पे पद्य हो या गद्य हो, दोनों के लिए काव्य का प्रयोग होता था, काव्य शब्द का प्रयोग होता था। तो आगे चलकर, अब हमें यहाँ पर आगे चलकर क्या हुआ? आधुनिक समय में काव्य जो है सिर्फ और सिर्फ कविता के लिए सीमित होकर रह गई है। अर्थात हम जो गद्य और पद्य डिफरेंस कर पा रहे हैं वो क्या है? वो डिफरेंस इसी की वजह से है क्योंकि हमने काव्य को पद्य के लिए सीमित कर दिया। तो गद्य के विकास पर, उसके उद्भव और विकास पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो हम देखते हैं कि इससे संबंधित दो मान्यताएं हमारे सामने आती हैं। एक मान्यता अर्थात कुछ विद्वान मानते हैं कि हिंदी गद्य की शुरुआत पाश्चात्य साहित्य की देन से हुआ, यानी पाश्चात्य साहित्य का योगदान है हिंदी गद्य की शुरुआत में। वो ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि उनका मानना है कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो उन्हें अपने व्यापार के लिए, व्यापार के प्रचार, व्यापार की बढ़ोतरी के लिए, साथ ही साथ शासन के लिए उनको एक ऐसे भाषा की आवश्यकता थी जो कि वो आम जन से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सके, आम जन की बोली हो, आम जन की भाषा हो, जिससे जरूर ज्यादा से ज्यादा लोग समझते हो, ठीक है। तो ये थी पहली मान्यता। वहीं दूसरी मान्यता ये कहती है कि हमारे यहाँ गद्य की बहुत प्राचीन परंपरा रही है, अर्थात लंबे समय से गद्य चली आ रही है। गद्य लेखन में हम देखें तो ये हमारी परंपरा में सदियों से निहित है। तो अब दोनों ने अपनी अपनी स्थापनाएं दी। अगर हम ये मानकर चले कि भारत में गद्य का उद्भव और विकास
उसकी परंपरा बहुत ही प्राचीन है, बहुत लंबी रही है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोगों को पढ़ना होगा। उसमें शुक्ल जी क्या कहते हैं? शुक्ल जी ये बताते हैं कि लगभग 1341 ईस्वी के आसपास हिंदी गद्य का प्रयोग होता था। हिंदी गद्य लिखित रूप में था उस समय, भले ही वो उसका रूप कैसा था? अव्यवस्थित था, अर्थात वो व्यवस्थित रूप में नहीं था। आज जिस रूप में आपको कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत आप देखते हैं, कहानी है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, ये चीजें जिस रूप में आज आप पढ़ते हैं, उस रूप में 1341 ईस्वी के आसपास जो गद्य का लिखित रूप था हमारे पास, जो उसकी शैली थी, उसमें अंतर देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो रूप व्यवस्थित नहीं था, अव्यवस्थित था, अपरिमार्जित था, जिसमें आगे चलकर थोड़ा सा परिमार्जन होता है और अलग अलग फिर से चीजें लिखी जाती हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले भी गद्य का विकास हो चुका था और हमारे यहाँ लंबी परंपरा उसकी मिलती है, भले ही अलग अलग शैली के रूप में। कौन कौन सी शैली थी? ब्रज भाषा गद्य, राजस्थानी गद्य और खड़ी बोली गद्य। ब्रज भाषा गद्य की बात जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने सबसे पहले गद्य की बात की 1341 ईस्वी के आसपास। तो आगे चलकर ब्रज भाषा गद्य की जब वो पूरे तरीके से बात करते हैं तो वो हमें कब दिखाई देता है? उसका हमें दिखाई देता है 17वीं शताब्दी के आसपास गोसाई गोकुलनाथ जी की रचना में, जिन्होंने 284 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता लिखा। उस वार्ता को, उस पुस्तक को जब शुक्ल जी ने देखा, उनकी शैली को देखा, तो वो बिल्कुल गद्य की भांति उन्हें प्रतीत हुई। ठीक, लेकिन कौन सी गद्य? ब्रज भाषा गद्य। ठीक उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद वो देखते हैं कि सूरती मिश्र, जिन्होंने बैताल पचीसी लिखी और तो ये सारे गद्य के ही रूप थे, लेकिन ब्रज भाषा गद्य के। उसके बाद वो आते हैं खड़ी बोली गद्य की बात करते हैं कि इसकी प्राचीन समय से कैसी लंबी परंपरा चली आ रही है। तो वो हमें बहुत इतिहास में हमें और पीछे ले जाते हैं और 14वीं शताब्दी के आसपास वो बताते हैं कि अमीर खुसरो, आप सब जानते होंगे अमीर खुसरो का नाम आपने सुना होगा कि उनकी दो सुखने, उनकी पहेलियां, उनकी मुकरियां बहुत हमेशा से बहुत प्रसिद्ध रही हैं। तो अमीर खुसरो जिन्होंने लिखा था खड़ी बोली, खड़ी बोली में उन्होंने कई सारी पहेलियों की रचना की। जैसे आपने सुना होगा, एक था मोती से भरा, उसके सिर पर औंधा धरा। ये ऐसे एग्जाम्पल, ये क्या थे? ये खड़ी बोली गद्य के ही रूप थे, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल मेंशन करते हैं, बताते हैं कि उस समय से चला आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे अंग्रेजों से पूर्व पहली मान्यता थी कि अंग्रेजों को जरूरत थी, अंग्रेजों को अपने प्रचार प्रसार की आवश्यकता थी, अंग्रेजों को अपने उनको शासन करने के लिए एक भाषा की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने गद्य, हिंदी गद्य का प्रचार प्रसार किया। लेकिन दूसरी मान्यता ये जो कहती है कि भारत में हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, उसकी एक लंबी परंपरा रही है, और साथ ही साथ वो ये स्थापनाएं देते हैं कि कैसे 13वीं शताब्दी से लेते हुए 14वीं शताब्दी से लेते हुए चली आ रही है हमारी हिंदी गद्य। आगे चलकर जब हम देखते हैं इस, तो अकबर के समय एक गंग कवि हुआ करते थे। उन्होंने लिखा चंद छंद वर्णन की महिमा। इस पुस्तक को जब शुक्ल जी देखते हैं तो वो भी हिंदी गद्य के समानांतर ही जान पड़ती है, हिंदी गद्य के समानांतर ही दिखाई देती है, तो वह उसे भी गद्य का ही स्वरूप माना गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो भाषा योग वशिष्ठ, जिसे राम प्रसाद निरंजनी ने 1741 ईस्वी के आसपास लिखा था, उसकी शैली को देखने के बाद पूरे तरीके से एक अच्छी गद्य आपके सामने उभर कर आती है। उसको देखा जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो पाया कि हिंदी गद्य का जो रूप था वो अब व्यवस्थित होने लगा था, अर्थात 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी तक आकर हिंदी गद्य क्या होता है, थोड़ा सा व्यवस्थित दिखाई देने लगता है। और वो किस रचना से पता चलता है हमको?
भाषा योग वशिष्ठ, जो कि राम प्रसाद निरंजनी ने लिखा था। और इसी के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल राम प्रसाद निरंजनी को हिंदी गद्य का प्रथम प्रौढ़ लेखक या प्रौढ़ रचनाकार मानते हैं, और उनकी इस रचना भाषा योग वशिष्ठ को प्रौढ़ रचना मानते हैं सबसे पहला। तो अब ये मान्यताएं पूरी तरीके से खंडित हो जाती है कि सिर्फ और सिर्फ पाश्चात्य साहित्य का ही देन है हमारे यहाँ भाषा, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में। हम जानते हैं, यहाँ से हम सब जानते हैं कि आधुनिक गद्य का जनक किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूर्व आपको मैंने सारी चीजें बता दी कि कैसे कैसे कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनके माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये बताते हैं कि हमारी परंपरा जो है गद्य की कब से चली आ रही है। अमीर खुसरो से लेते हुए गंग कवि तक, गंग कवि से लेते हुए राम प्रसाद निरंजनी तक। लेकिन ये कौन सी है? ये खड़ी बोली में गद्य की परंपरा है। और आज जो हम बोलते हैं, मैं जो आपको बोल रही हूँ, हम जो आपस में बातें करते हैं, ये सारी बातें हम किस बोली में करते हैं? ये सारी बातें हम खड़ी बोली में करते हैं। साथ ही साथ खड़ी बोली के समानांतर ब्रज भाषा और राजस्थानी गद्य, ब्रज भाषा गद्य और राजस्थानी गद्य भी समांतर रूप से चली आ रही थी। तो ये परंपराएं चली आ रही थी। अर्थात भारतेंदु युग के पूर्व जो हिंदी गद्य का था विकास हो चुका था, ठीक है। बस अब उसे भारतेंदु युग में आने के बाद उसे और अधिक परिमार्जन मिलता है, उसे और अधिक व्यवस्थित रूप मिलता है। भारतेंदु के सामने 2, 3, 4 शैलियां थी हिंदी गद्य के विकास की, जिसमें ब्रज भाषा आता है, राजस्थानी आती है, खड़ी बोली आती है। अर्थात भारतेंदु ने इन सारे शैलियों को ग्रहण किया, अपनाया और जनता के मनुकूल, जनता के भावों को जिन भाषा के माध्यम से अधिक जो समझा जा सकता हो, उन्होंने बिल्कुल जनता की बोली जाने वाली बोली के अनुरूप हिंदी गद्य को आगे, उसकी परंपरा को आगे बढ़ाया। इससे पूर्व अंग्रेजी, जो मैंने आपसे अंग्रेजों की बात की कि अंग्रेज जब आते हैं, और उन्हें ये बात बिल्कुल सही है कि अंग्रेजों के आने के पूर्व हमारे गद्य का विकास तो हो चुका था, लेकिन अंग्रेज जब आते हैं तो जाहिर सी बात है उस हिंदी गद्य के प्रचार प्रसार में तीव्रता आती है, अर्थात बहुत तेजी से प्रचार प्रसार होता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि उन्हें अपने व्यापार व्यवसाय के लिए, उन्हें प्रशासन के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो समस्त जनता की भाषा हो, जिसे वो आसानी से समझ सके। तो जब ये ऐसी आवश्यकताएं सामने आती हैं, तो ऐसे में जॉन डी क्राइस्ट एक ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कब की? 1800 ईस्वी के आसपास फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। उस कॉलेज का क्या उद्देश्य था? उस कॉलेज का उद्देश्य था कि जितने भी अंग्रेज हैं उनको देशी भाषा की शिक्षा दी जाए, हिंदी भाषा की। उस समय की भाषा क्या थी? जो हम जिसे बोलते थे हिंदी भाषा। आधुनिक समय में आज हम जिस गद्य के उद्भव और विकास की बात कर रहे हैं, हम जिस गद्य की बात कर रहे हैं, वो कौन है? आधुनिक समय की देन है, ठीक है। तो उन्होंने अंग्रेजों की शिक्षा दीक्षा के लिए हिंदी भाषा के हिंदी भाषा की शिक्षा के लिए उन्होंने कुछ अध्यापकों का चयन किया, जिसे भाषा मुंशी कहा गया। अर्थात फोर्ट विलियम कॉलेज में कुछ भाषा मुंशी रखे गए। कौन कौन से थे प्रमुख? ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये आपको, जो मैं लंबी परंपरा, जैसे मैंने राम प्रसाद निरंजनी का नाम लिया, जैसे मैंने अमीर खुसरो का नाम लिया, जैसे मैंने गंग कवि का नाम लिया, जैसे मैंने गोसाई गोकुलनाथ का नाम लिया, सूरती मिश्र का नाम लिया, इन सब चीजों को आपको परंपरा में बताना पड़ेगा, क्योंकि यही उद्भव है, यहीं से उद्भव होता है और धीरे धीरे उसका विकास होता है। तो आपको ये सारी चीजें अपने आंसर शीट में डालनी होगी। फिर
जब जॉन गिलक्राइस्ट जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करते हैं, इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सब मैं भारतेंदु से पहले की बात बता रही हूँ कि भारतेंदु का समय क्या था। भारतेंदु का समय 1850 से लेके 1900 ईस्वी था। अर्थात हम जो हिंदी गद्य का उद्भव और विकास जब पढ़ेंगे तो उसको भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु युग और भारतेंदु के बाद जितने युग आते हैं उनके अनुसार बांट कर देखेंगे। तो भारतेंदु पूर्व युग के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब उस पूर्व युग में ही ये फोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्यों रही? क्योंकि इन्होंने भाषा मुंशियों को नियुक्त किया। और वो कौन कौन से थे? वो थे सदल मिश्र, लल्लूलाल मिश्र और सदासुख लाल नियाज और इंशा अल्लाह खां। ठीक है, तो इंशाअल्लाह खान ने क्या लिखा था? रानी केतकी की कहानी। उसी प्रकार लल्लूलाल ने क्या लिखा था? प्रेम सागर। सदल मिश्र ने लिखा था नासिकेतोपाख्यान। इन सारी रचनाओं का उद्देश्य क्या था? इसके द्वारा उन्होंने अंग्रेजों को हिंदी भाषा की शिक्षा देना प्रारंभ किया। साथ ही साथ अपनी रचनाओं को उन्होंने आम जनता के बीच, उन्होंने पुस्तकें लिखी और आम जनता के बीच, आम जनता को उपलब्ध कराया, जिससे क्या हो? हिंदी का प्रचार प्रसार हो। अर्थात मैंने जैसे तीव्रता की बात की, ये बात सही है कि हिंदी गद्य अव्यवस्थित रूप में ही सही, किंतु हमारी परंपरा में सदियों से चली आ रही थी, जो कि अंग्रेजों के आने के बाद उनकी रूप में बहुत अधिक तेजी आती है, उसका विकास तेजी से होता है। फिर वो जॉन गिलक्राइस्ट आते हैं। उन्होंने भाषा मुंशियों की स्थापना की। मुंशियों ने किताबें लिखी और उसे जनता के बीच उसका प्रचार प्रसार किया गया, जिससे जनता उसके तरफ जनता का रुझान हो, जनता उसे पढ़े और उसके पढ़ने के बाद क्या हो? हिंदी का ही विकास हो। ठीक उसी के बाद आता है कि जो ईसाई मिशनरी थे, आपको पता है कि बाइबल क्या होता है? ईसाई धर्म का प्रचारक होता है। तो इन्होंने उस समय बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया और उस अनुवादों को इन्होंने, बाइबल का अनुवाद हिंदी में करने के बाद उसे मुफ्त में उन्होंने जनता के बीच बांटी। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या में जनता पढ़ेंगी भाषा का उतना ही अधिक विकास होगा। क्योंकि उस समय अंग्रेजों के प्रभाव के कारण जितने भी उच्च पद होते थे, उन पर जितने ऑफिसर होते थे, सब अंग्रेजी में ही लिखना पढ़ना पसंद करते थे, हिंदी भाषा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक था कि अधिक से अधिक जनता हिंदी भाषा को जाने, उसमें रुचि दिखाए, उसके पठन पाठन में उसका अध्ययन अध्यापन करे, पठन पाठन में रुचि दिखाए। इसलिए वे अनुवाद भी करके जनता को उपलब्ध कराते थे। इसी प्रकार कितने सारे जैसे कि आपने प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, ये सारी चीजें सुनी होंगी। आर्य समाज जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की, उन्होंने अपनी मान्यताओं को, या साथ ही साथ जो राजा राम मोहन राय, उन्होंने बंगदूत आपने सुना होगा, पत्रिका निकाली। ये सब क्या था? ये सब हिंदी में उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी मान्यताओं को जनता के बीच हिंदी के माध्यम से रखा। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ही उन्होंने अपनी मान्यताओं को हिंदी के माध्यम से जनता के बीच प्रचारित किया। ठीक उसी प्रकार बंगदूत पत्रिका राजा राम मोहन राय निकालते हैं। और तो और अंग्रेजों के प्रभाव के कारण ही प्रेस की स्थापना होती है। प्रेस की स्थापना के बाद क्या होता है? बड़ी संख्या में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ होता है। आपने सुना भी होगा कि अच्छा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी पत्रिका निकाली थी, हरिश्चंद्र चंद्रिका निकाली थी, कवि वचन सुधा निकाली थी, बाला बोधिनी पत्रिका जो कि स्त्रियों के लिए निकली हुई पत्रिका थी। तो इन सारी पत्रिकाओं का, या जो मैं बातें कह रही हूँ, जो बातें बता रही हूँ, जिनका नाम मैं ले रही हूँ, इनका उद्देश्य क्या था? इनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक जो जनता थी, जो जनसंख्या थी, वो हिंदी को जाने, हिंदी को समझे, हिंदी को बोले और अंग्रेजी भाषा का प्रभाव कम हो।
तो ये सारी पत्रिकाएं भी हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक ये था भारतेंदु की पूर्व की स्थिति। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं, उनके सामने 3 शैलियां हैं, कई सारी शैलियां 3 थी और भी हो सकती हैं, लेकिन उन शैलियों को भारतेंदु के सामने गद्य का तो रूप आ चुका था, क्योंकि गद्य की प्रतिष्ठा उनसे पूर्व हो चुकी थी। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या करते हैं, उन्होंने जनता के भावों के अनुकूल हिंदी गद्य का उन्होंने विकास करना शुरू किया। उन्होंने ऐसे हिंदी गद्य को हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया जो हमारी भावनाओं को, हमारी संवेदनाओं को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सहजता से, सरलता से स्पष्ट कर सके। और उस समय उनका क्या कार्य होता था, उस समय हिंदी गद्य के लिए सबसे अधिक नाटक लिखे गए। आपने विश्वनाथ का सुना होगा, जिन नाम उन्होंने आनंद रघुनंदन लिखा, साथ ही साथ ठाकुर लक्ष्मण सिंह उनका नाम सुना होगा। ये लोग क्या करते थे, ये लोग नाटक लिखते थे। तो नाटक आप देखते होंगे, आपने नाटक विधा देखी होगी, आपने निबंध विधा देखी होगी, आपने उपन्यास कहानियां तो जाहिर सी बात है आपने देखा होगा। तो इन सब विधाओं का रूप कैसा है, गद्य रूप है, हिंदी गद्य का। और ये कैसे विकसित होते आई है, क्या उपन्यास हमारे परंपरा, हम आरंभ समय में लिखे जाते थे, आरंभ में उपन्यास रचे जाते थे, क्या कहानियां रची जाती थी, क्या निबंध रचे जाते थे, क्या नाटक लिखे गए थे? नहीं लिखे जाते थे। ये सब आधुनिक समय की देन है। हाँ, लेकिन क्योंकि हम उद्भव और विकास की बात कर रहे हैं, तो हमें ये ढूंढना है, और हमें आप सबको ढूंढना है कि इसकी शुरुआत कब से होती है। तो इसकी शुरुआत मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआत कैसे, ब्रज भाषा में भी मैंने आपको बताया कि गोकुल गोसाईनाथ से हम देख सकते हैं। उसके पूर्व आपको 1341 में भी दिखाई देता है, जो कि अव्यवस्थित रूप से था। ठीक, अगर हम खड़ी बोली के रूप में देखें तो आप वहां से ले सकते हैं अमीर खुसरो से, वहां से होते हुए गंग कवि से सब अच्छी बोली आप राम प्रसाद निरंजनी तक ले सकते हैं। तो ये आप दिखाते हुए आएंगे। फिर उसके बाद आप फोर्ट विलियम कॉलेज को दिखाएंगे, फिर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी गद्य का विकास दिखाएंगे। फिर उसके बाद आप आएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के पास। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को जब देखेंगे तो आप उस समय देखेंगे कि उनके लेखक मंडलों में कौन कौन शामिल होता था। प्रताप नारायण मिश्र होते थे, राधाचरण गोस्वामी होते थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रेमघन होते थे, हरिऔध होते थे, ये सारे लोग थे। इनका क्या काम था, ये इनका काम था जितनी जो पत्रिकाएं उस समय प्रकाशित होती थी, उन पत्रिकाओं में अधिक से अधिक हिंदी में लेखों को लिखना, साथ ही साथ उन्हें जनता तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का प्रयास करना। क्योंकि पत्रिकाएं भी उस समय, जनता क्या थी, पत्रिकाओं के प्रति उपेक्षित थी। वो पत्रिकाओं को पढ़ना ज्यादा पसंद, मतलब कुछ ही लोग थे जो हिंदी के प्रति रुचि रखते थे, तो रुचि जगाने का प्रयास करते थे। ये उस समय के कवि जो लेखक मंडल में थे, इन सब का वही काम होता था, कविताएं। अच्छा, क्या मेरा ये गद्य का स्वरूप पढ़ाने के पीछे ये उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको ये ना बताऊं कि उस समय पद्य में कविताएं नहीं होती थी। आपको ये पता होगा कि क्योंकि पाठ्यक्रम में हिंदी गद्य का उद्भव और विकास लगा हुआ है, तो इसलिए आप इसको गद्य का विकास पढ़ रहे हैं। लेकिन समानांतर रूप से पद्य यानी कविताओं की भी उस युग में रचना हो रही थी, जो कि आपको पता है आज के समय को हम क्या कहते हैं, समकालीन या अद्यतन। तो आज भी उपन्यास लिखे जाते हैं, निबंध लिखे जाते हैं, व्यंग लिखे जाते हैं, संस्मरण लिखे जाते हैं, रिपोर्टाज लिखे जाते हैं, साथ ही साथ कविताओं की भी रचना हो रही है। उसके बाद भारतेंदु के बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में क्या किया गया, गद्य का प्रचार प्रसार कैसे हुआ? उन्होंने, अब क्योंकि हिंदी पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी, परंतु द्विवेदी युग आपको पता होगा 1903 ईस्वी में उन्होंने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया, और उस पत्रिका में वो
क्या आग्रह करते थे लेखक मंडलों से, लेखकों से वो क्या आग्रह करते थे? उनका आग्रह यह होता था प्रत्येक लेखक से कि वो हिंदी की जितनी भी अशुद्धियां थी भाषा को लेकर, हिंदी भाषा को, हिंदी जो गद्य लिखे जा रहे थे उनमें आने वाली व्याकरणिक त्रुटियों को दूर किया जाए और सरल सहज भाषा का प्रयोग हो। तो ये बहुत बड़ी देन थी जो आज जिस रूप में हमारे समक्ष गद्य का जो हम रूप देखते हैं, जिस रूप में हमारे समक्ष वो दिखाई देता है, हमारे समक्ष उपस्थित है, वो भारतेंदु युग हो या उसके पूर्व की स्थिति तो और भी अजीब थी, लेकिन भारतेंदु युग में भी इतनी व्यवस्थित, इतनी सुगढ़ नहीं थी, जो कि द्विवेदी युग के प्रयासों से अच्छी होनी शुरू हुई। और आपको ये जानकर आश्चर्य हुआ कि आज भी भाषा के शुद्धिकरण और उसके व्याकरणिक जो त्रुटियां हैं उनको लेकर या वैज्ञानिक रूप से भाषा के शब्दों पर आज भी काम किए जाते हैं, वैज्ञानिक शब्दावली को लेकर। तो द्विवेदी युग में सबसे बड़ा उल्लेखनीय उन लोगों का प्रयास क्या रहा? व्याकरणिक त्रुटियों को दूर करना, जो भी भाषा की अशुद्धि को दूर करने का प्रयास, और भाषा का जो हिंदी गद्य था उसका ज्यादा से ज्यादा उसमें रचनाएं की गई कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी के लिए अपनी रुचि जागृत करें। ये था उस समय। आप देखते हैं कि क्या क्या रचनाएं होने लगी? उपन्यास, निबंध, कहानी, नाटक, ये सारी रचनाएं भारतेंदु युग से ही शुरू होने लग गई थी। नाटक लिखे जा रहे थे, निबंध लिखे जा रहे थे, उपन्यास लिखे जा रहे थे, कहानी लिखी जा रही थी। जैसे आपको पता भी होगा, कुछ लोग श्रद्धा राम फिल्लौरी की पुस्तक भाग्यवती को प्रथम उपन्यास मानते हैं, तो कुछ लोग उनके खिलाफ किसी अन्य रचना को मानते हैं। तो इस तरीके से ये परंपरा आगे बढ़ती आई। फिर आया शुक्ल युग और प्रेमचंद युग। अब इसमें कैसा परिवर्तन आता है? अब हिंदी का जो गद्य हमारे सामने था, जितनी गद्य की विधाएं हमारे सामने थी, जिसमें जो गद्य में लिखे जा रहे थे, तो अब ऐसा क्या आता है जिसको शुक्ल युग और प्रेमचंद युग के नाम से कहा गया? क्योंकि आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, भारतेंदु पूर्व युग, आप जब आंसर बनाएंगे या आंसर लिखेंगे तो उसमें भारतेंदु पूर्व युग लिखेंगे, भारतेंदु युग लिखेंगे, द्विवेदी युग लिखेंगे, शुक्ल युग अथवा प्रेमचंद शुक्ल युग या प्रेमचंद युग लिखेंगे, और उसके बाद अद्यतन युग लिखेंगे। आज के समय में क्या चल रहा है, क्या क्या परिवर्तन आया, उनके जो विषय वस्तु है, जो वर्ण विषय है, उनमें क्या क्या परिवर्तन आया। तो जब हम आज द्विवेदी और शुक्ल युग और इनको प्रेमचंद युग को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि जो कहानियां, जैसे कि आप देवकी नंदन खत्री, जब द्विवेदी युग था उस समय देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति नामक 2 उपन्यास लिखे, जिसको पढ़ने के लिए कितने अंग्रेजीदार लोगों ने हिंदी सीखा। मात्र इस उपन्यास को पढ़ने के लिए कई 100 लोगों ने हिंदी सीखा, सिर्फ उपन्यास पढ़ने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात थी, अपने आप में ये बहुत बड़ी क्रांति थी एक तरीके से। तो अब इधर हम आते हैं, जो मैं बात कर रही थी शुक्ल युग और प्रेमचंद युग की। तो इस समय क्या होता है, इस समय क्योंकि हमारे सामने गद्य की सारी विधाएं थी, लेकिन अब यहाँ पे जो तिलिस्म अय्यारी के लिए अभी तक मनोरंजन पूर्ण कहानी लिखी जा रही थी, जो तिलिस्मों से भरी थी, अय्यारी से। जैसे अय्यारी उपन्यास की रचना किसने की? गोपाल राम गहमरी ने की थी। वो लिखते थे जासूसी उपन्यास, और अय्यारी और तिलिस्मी उपन्यास लिखते थे देवकी नंदन खत्री। तो जब हम देखते हैं उस समय देखते हैं, तो उस समय जनता को रिझाने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए कलात्मक रूप से उपन्यास और निबंध लिखे जाते थे। वहीं जब आप प्रेमचंद युग देखते हैं, जब आप शुक्ल युग देखते हैं, तो यहाँ विचारों में बहुत अधिक परिवर्तन दिखाई देता है। यहाँ जो क्या है, अब बौद्धिक स्तर पर रचनाएं शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर अब जो कहानी है वो सिर्फ मनोरंजन प्रधान कहानी नहीं होती है, बल्कि उसमें जीवन की समस्याओं को
उद्घाटन, उसमें जीवन की समस्याओं को उद्घाटित किया जाता है। उसमें क्या होता है, अब वो कहानी, वो उपन्यास, वो निबंध, उसमें उस वर्णित विषय, उसका वर्ण विषय या उसकी कथा वस्तु बोल लें, उसकी कथानक बोल लें, उसको क्या होता है, वो समाज के यथार्थ, आम जन जीवन के सुख दुख से जुड़ जाता है। हमारे जीवन का जो यथार्थ था, यथार्थ को दिखाने का प्रयास, ठीक है, यहाँ दिखाई देता है। तो ये एक कितनी बड़ी इसमें आपको दो युगों से इसमें एक परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, और उस रूप में हमारे गद्य का विकास होता है। अर्थात यथार्थ दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे गद्य की रचना कैसी होगी, और गूढ़ होती जाएगी, उसमें विचार जो है उसके विचार और सघन होते जाएंगे। तो ये था इसमें क्या है, शुक्ल जी का एक बहुत बड़ा योगदान क्या होता है, वो इसमें आकर कई भाव और मनोविकारों को स्पष्ट करने वाले आलोचनाएं लिखते हैं, और उन आलोचनाओं के साथ साथ गद्य का जो स्वरूप होता है वो और अधिक सघन गूढ़ होते जाता है। तो आगे चलकर फिर अद्यतन युग आता है। अद्यतन युग आप जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ, अद्यतन युग किसे बोलते हैं, जो आजादी के बाद से हम अभी तक जो लगातार चला आ रहा है, इसको अद्यतन युग बोलते हैं। हम जानते हैं कि आजाद जब हम हुए तो उसके हमारे सामने बहुत एक स्वर्णिम भारत का सपना हम लेकर आजाद हुए, लेकिन आजादी के बाद कई लोगों का मोहभंग भी हुआ। क्यों? क्योंकि जिस रूप में उन्होंने ये सोचा था कि उन्हें समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजी रोटी की जो उनकी समस्या थी, वो सारी चीजें दूर होंगी, वो उस रूप में नहीं हुई, तो उनका मोहभंग हुआ। ऐसे में वो क्या होता है, जो सत्ता है उस सत्ता के प्रति उनके भीतर आक्रोश भी पनपता है, और इन सारी चीजों को, जो मोह भंग की स्थिति है, जो आक्रोश है, ये सारी चीजें आपको हम ये कहते हैं कि साहित्य क्या होता है, समाज का दर्पण होता है। अर्थात जो समाज में घटित चीजें हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, जो समाज में चल रहा है, उसको कवि, लेखक, रचनाकार, साहित्यकार क्या करता है, अपनी रचनाओं के माध्यम से आम जन के समक्ष प्रस्तुत करता है। अपनी रचनाओं में वो चल रहे समाज में घट रहे घटनाओं को दिखाता है। इसीलिए हम साहित्य को क्या कहते हैं, समाज का दर्पण कहते हैं। और साथ ही कवि के लिए हम एक कौन सी क्या बोलते हैं, कवि के लिए हम कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। क्यों? क्योंकि उनके पास कल्पना की शक्ति होती है, वो अपने कल्पनाओं के माध्यम से ऐसी ऐसी जहां पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंच सकती हैं, वो वहां पहुंच जाते हैं। तो हम गद्य की बात कर रहे थे, तो आधुनिक समय में जब हम और अधिक जब स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार मिलता है, साथ ही साथ जब वो शिक्षा के अधिकार के साथ साथ जब वो नौकरी के क्षेत्र में भी उतर कर आती हैं, तो आप आगे चलकर आधुनिकता के दौर में पारिवारिक टूटन की समस्या, बिखराव की समस्या, अकेलेपन की समस्या, ये सारी समस्याएं भी उभर कर सामने आती हैं। ऐसी समस्याओं के बाद क्या होता है, जो जितने भी आधुनिक युग के जो रचनाकार हैं या जो कवि हैं, वो इन समस्याओं को अपनी कहानी का, अपने उपन्यास का, अपने नाटक का को विषय बनाकर लिखते हैं। जैसे कि आप मोहन राकेश देखेंगे, मोहन राकेश की उन्होंने एकांकी लिखी है आधे अधूरे, साथ ही शायद। ये नाटक और एकांकी को जब आप पढ़ेंगे, जिनकी रचना उन्होंने गद्य में की है, पद्य में नहीं। ये मैं क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो आधुनिक युग के लेखक हैं, और उन्होंने अपनी रचनाओं में उन्होंने जो उनके यहाँ गद्य का रूप दिखाई देता है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो कैसे समाज में, मध्य वर्गीय समाज में एक जो छोटा सा परिवार होता है, उस परिवार के बीच पति पत्नी के संबंधों का जो बिखराव है, जो टूटन है, जहाँ पे पति पत्नी ना होकर एक स्त्री और पुरुष के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, उन समस्या को उठाया है। यानी परिवार की समस्या, महानगरीय जीवन की समस्या, कस्बों की समस्या, ये सारी समस्याएं को उठाया गया है। तो आपको मैंने एक बार सबसे पहले कहा था कि अब क्या होता है, गद्य हमारी भावनाओं को सहज रूप से हम गद्य के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं।
तो जैसे हम जिन समस्याओं को उठा रहे हैं, उन समस्याओं को जब हम गद्य रूप में लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो गद्य का रूप कैसा होगा, उन समस्याओं को व्यक्त करने वाला ही होगा, और वो गद्य कैसी होगी, अधिक गूढ़ होती जाएगी, अधिक सघन होती जाएगी, वैचारिक रूप से अधिक दृढ़ होती जाएगी, सुदृढ़ होती जाएगी। ठीक है, तो ये सारा था। और आप जब शुरू करेंगे तो अद्यतन युग तक आएंगे, और फिर अगली जो हमारी क्लास है उसमें गद्य के विविध रूप, गद्य के भिन्न भिन्न जो विधाएं हैं, जो अलग अलग रूप हैं, अलग अलग रूप क्या होते हैं आपको पता ही होगा। कहानी है, नाटक है, निबंध है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, उपन्यास है, डायरी है, रिपोर्टाज है, ये सारी चीजें क्या है, गद्य के भिन्न भिन्न रूप हैं जिन पर समग्र रूप से चर्चा की जाएगी। तो क्योंकि आपका जो आज का क्लास है उस क्लास में सामान्य परिचय की हमें बात करनी है, इसलिए सामान्य परिचय के अंदर आपको बहुत ज्यादा अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है, अर्थात बहुत गहराई से उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ बांटेंगे भारतेंदु पूर्व युग में, भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद युग में, और अद्यतन युग में। और भारतेंदु पूर्व युग में आप प्राचीन परंपरा को दिखाएंगे, साथ ही ये बताएंगे सबसे पहले कि गद्य के को लेकर दो मान्यताएं प्रचलित थी। प्रथम मान्यता के अनुसार ये है कि विद्वान ये कहते हैं कि जो अंग्रेज आए थे उन्होंने अपने व्यवसाय के प्रचार प्रसार के लिए ही हिंदी को अपनाया और हिंदी की शुरुआत की। उस समय से हिंदी की शुरुआत होती है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो इस बात को नहीं मानते, अस्वीकार करते हैं, और कहते हैं कि भारत में अंग्रेजों के आने के पूर्व भी हिंदी गद्य का उद्भव और विकास हो चुका था। वो कैसे हुआ था वो आपको बताना पड़ेगा कि किन किन शैलियों में, ब्रज भाषा गद्य के रूप में, राजस्थानी गद्य के रूप में, खड़ी बोली गद्य के रूप में। अब मैंने आपको सारे नाम बताए थे, उन नाम को आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर आप वहां से आएंगे फोर्ट विलियम कॉलेज तक, फिर वहां से आप शिफ्ट करेंगे पत्र पत्रिकाओं तक, फिर पत्र पत्रिकाओं के बाद आपका शुरू होगा ये सारे युग, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के कुछ लेखक, सारे लेखकों का नाम देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम 4 या 5 लेखक का नाम रखेंगे। फिर आप आएंगे द्विवेदी युग, जहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ साथ आप राधाचरण गोस्वामी का भी नाम लेंगे। वहां पे उसके साथ साथ आप श्याम सुंदर दास का भी नाम लेंगे। इन लोगों का नाम कुछ मुख्य रूप से मुख्य लेखकों का नाम लेंगे और उनके कामों को बताएंगे कि यहाँ पे व्याकरणिक त्रुटियों को किस प्रकार, भाषा के शुद्धिकरण की समस्या को लेकर ये युग बहुत ज्यादा सचेत था, और साथ ही साथ व्याकरणिक त्रुटियों को दूर कर रहा था। तो ये लेखक मंडल में ये सारी चीजें चल रही थी, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा था। उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रीय आंदोलन आता है। तो राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न पत्रिकाएं, उस समय जो पत्रिकाएं निकल रही थी कौन सी भाषा में निकल रही थी, हिंदी भाषा में ही निकल रही थी, और इससे क्या होता है, हिंदी के ही गद्य का प्रचार प्रसार हो रहा था। तो उसमें उसकी भाषा, मेरे पास बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं, जब मैं उनको देखती हूँ तो आज जिस रूप में हम गद्य को देखते हैं उस रूप में उस समय गद्य नहीं लिखा गया था। अभी भी उसमें बहुत सारी चीजें थी जो कि दूर करनी बाकी थी। तो शुद्धिकरण की बात, शुद्धिकरण की समस्या को द्विवेदी युग में शुरू किया गया। साथ ही साथ हिंदी गद्य का प्रचार प्रसार शुरू होता है। कैसे, राष्ट्रीय आंदोलन में से जुड़ते हुए जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सक्रिय नेता थे और जितने भी लोग थे उस समय, राजनेता या जो जनता थी, वो सारे हिंदी को ही अपना माध्यम बनाकर अपने विचारों को जनता के समक्ष रख रहे थे। जो अंग्रेजी में अपनी किसी भी सभा को संबोधित करते थे उसके लिए भी अनुवादक रखे जाते थे। जब वो अंग्रेजी में अपनी बात कहकर या अपनी भाषण देकर चले जाते थे तो फिर अनुवादक, क्योंकि उस सारी की सारी जनता को अभी साक्षर होना बाकी था, तो जनता तक कैसे बात पहुंचती, जनता तक अनुवादक के माध्यम से बात पहुंचाई जाती थी। तो राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका में भी हिंदी का बहुत अधिक तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। फिर आता है शुक्ल युग, प्रेमचंद युग, आप ये सब देखिएगा। प्रेमचंद युग के बाद आप
अद्यतन युग में आएंगे। अद्यतन युग में आप पारिवारिक टूटन की, बिखराव, संबंधों के बिखराव की, अकेलेपन की समस्या, एकल परिवार की समस्या, ये सारी समस्याओं के माध्यम से कैसे उनमें कौन कौन सी रचनाएं हो रही हैं, कौन कौन से प्रमुख रचनाकार हैं, ये सारी सब बताएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि हिंदी गद्य के कौन कौन से रूप होते हैं। जो मैं नाटक की बात करती हूँ, उपन्यास की बात करती हूँ, ये सारी चीजें बताएंगे। साथ ही आप बताएंगे कि ये गद्य की ही देन है कि गद्य के माध्यम से व्यंग नामक विधा है, जहाँ पे क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से कि कोई बात रखी जाती है, किसी के ऊपर व्यंग करते हुए, किसी के ऊपर कुठाराघात करते हुए, किसी के ऊपर अपनी बात को कहने के लिए अप्रत्यक्ष तरीके से जब हम अपनी किसी बात को रखते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से बात को कहने के लिए हम किसी भाषा को चुनते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, गद्य कहते हैं, गद्य लेखन कहते हैं, सॉरी व्यंग लेखन कहते हैं। तो और ये व्यंग लेखन कौन सी उसमें हो रहा है, कौन सी विधा में, गद्य में हो रहा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका गद्य और पद्य। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपको ये बताना जरूरी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हमारे आधार हैं। उनके इतिहास को आप अनदेखा नहीं कर सकते, उन्हीं के इतिहास को लेकर आगे आपको बढ़ना होगा, क्योंकि वो प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है हमारे लिए, हमारे साहित्य के लिए आधार ग्रंथ माना जाता है और उनकी मान्यताएं लिखी जाती है। आपको पता होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बात कहते हैं, उस बात को आप अपने इस आंसर में भी लिख सकते हैं कि विलक्षण बात वो कहते हैं कि विलक्षण बात ये है कि आधुनिक गद्य का विकास नाटकों से हुआ। ठीक है, ये जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब खोलेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि उन्होंने कहा है कि आधुनिक गद्य का विकास क्या है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य का विकास नाटकों से हुआ। अर्थात वो मानते हैं कि सबसे पहले नाटकों की ही रचना की गई। ठीक है, तो नाटक में आप उसके अंदर आप देखेंगे, आपको क्या करना है, बस 2-3 नाटकों का नाम दिखा देना है। और एक और चीज ये जानने के लिए है, ये गद्य से रिलेटेड नहीं है, कि जो प्रताप नारायण मिश्र थे या जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, ये लोग न सिर्फ नाटक लिखते थे वरन उसमें अभिनय भी किया करते थे। आपको पता है कि नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है, उसमें नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें अभिनय का बहुत बड़ा योगदान होता है, रंगमंच का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे या प्रताप नारायण मिश्र थे, ये लोग साथ ही साथ जो प्रेमघन थे, ये अपने नाटकों में, अपनी लिखी हुई नाटकों में अभिनय भी किया करते थे। और भारतेंदु की आप 2-3 रचनाओं का नाम लिख देना, जैसे अंधेर नगरी है, इसका नाम लेना ही लेना, चंद्रावली ले सकते हैं। ठीक उसी तरीके से भारत दुर्दशा ले सकते हैं। इन 3 नाटकों का नाम लिखेंगे तो 2-4 लेखक का नाम और उनकी 1-2 रचनाओं का भी नाम लिख देंगे कि कौन कौन सी रचनाएं हैं जो उस समय की प्रमुख थी, जिसके माध्यम से गद्य का विकास हो रहा था। ठीक उसी तरीके से आप उपन्यास का जब नाम दिखाएंगे तो श्रद्धा राम फिल्लौरी का भी नाम ले सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रेमचंद का भी जब बात करेंगे तो उस समय गोदान का, गबन का, उनकी कहानियों में आप ईदगाह का, ठाकुर का कुआं, नमक का दरोगा, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। आप जब शुक्ल की बात करेंगे तो उनके निबंधों को दिखाएंगे, समालोचना की बात करेंगे तो आलोचना से रिलेटेड पुस्तकों की नाम दिखाएंगे। फिर उसी तरीके से आलोचना में आप रामविलास शर्मा का नाम दिखाएंगे। आप अब आधुनिक समय में रामविलास शर्मा को ले लेंगे, आप उनकी कुछ रचनाओं को दिखाएंगे कि उन्होंने ये रचनाएं लिखी, एक आध ही सही। अगर वो निबंध लिखते हैं तो निबंध का भी लिख लीजिएगा, आलोचना लिखते हैं तो आलोचना का भी दे दीजिएगा, आलोचना की ये पुस्तक आदि करके, कि इनके माध्यम से उन्होंने क्या किया है, उन्होंने गद्य को प्रचारित और प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज जो हम गद्य हमारे सामने है वो आधुनिक समय की देन है, वो
वो क्या है, जिसका इतिहास काफी लंबा है, जिसकी परंपरा काफी लंबी रही है। अमीर खुसरो से लेकर आज तक हिंदी गद्य का विकास हो रहा है। ठीक है, ये बहुत, हाँ, हालांकि इस बात से को हम नकार नहीं सकते कि अंग्रेजों की का इसमें भूमिका कम है। उनकी भूमिका रही है, पर ये नहीं कि उन्होंने ही, उनके आने के बाद से ही हिंदी गद्य सामने आई, ये बात स्वीकारा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैसी परंपरा रही है। ये जरूर है कि उनके आने के बाद से हिंदी गद्य के विकास में तीव्रता आई। ये बात आप लोगों को लिखना है कि हिंदी गद्य के विकास में क्या हुआ, तीव्रता आई और तीव्र गति से विकास हुआ, जिसमें पत्र पत्रिकाओं का भी बहुत बड़ा योगदान था। आपको ये भी बताना है कैसे राष्ट्रीय आंदोलन के समय पत्र पत्रिकाएं हिंदी गद्य के माध्यम से अपनी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। आपको ये भी मेंशन करना होगा। और विभिन्न पुस्तकों के नाम, विभिन्न लेखक मंडलों के नाम जो है, इन सब का नाम देने के बाद आप अंत रूप से इसको उपसंहार भी लिखेंगे। जब अंत करेंगे तो सारी चीजें बताने के बाद निष्कर्ष, उपसंहार में आपको क्या लिखना होता है? निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जो हिंदी गद्य है उसकी बहुत प्राचीन परंपरा रही है। ये अमीर खुसरो से लेते हुए आज तक हम इसको देख सकते हैं कि कैसे इसकी अमीर खुसरो के समय में उनकी पहेलियों के माध्यम से जिस गद्य का रूप हमने देखा था, वो रूप आज कितना उस रूप का विस्तार हो चुका है। आज जो गद्य है अपने प्राचीन रूप में ना होकर एक नए तरीके से हमारे समक्ष ये उपलब्ध है, जिसका विकास निरंतर होता जा रहा है। तो किसी भी रचना, कोई भी आप जब क्वेश्चन का आंसर करेंगे, कुछ भी देखेंगे, तो एक कंक्लूजन हमेशा लिखना होता है।